माननीय धन्यवाद जी। उपाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी लीडर सुषमा स्वराज जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का ये मौका फराहम कराया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे इस सरकार ने जो फर्स्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट के लिए, उसमें सरकार ने अपने 3 साल के करीब बीत जाने पर अपनी पीठ थपथपाने का काम माननीय राष्ट्रपति जी की जबान से करवाने का काम किया है। इस राष्ट्रपति अभिभाषण के जिस तरह एक गीत के लिए गीतकार कोई और होता है, संगीतकार कोई और होता है और वो किसी और की आवाज में सुना जाता है, कांग्रेस और उसकी सरकार के जरिए और उनकी कैबिनेट के जरिए बोलिए ये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हम सबको उम्मीद थी कि सरकार नींद से जागेगी, क्योंकि विपक्ष की तरफ से हमने जगाने में कोई कसर कभी छोड़ी नहीं। हम इन्हें जगाते रहते हैं लेकिन ये मानते नहीं। गहरी नींद है और ऐसे सोने के मामले में जो कुंभकर्ण जी का रिकॉर्ड है वो भी कांग्रेस तोड़ने पर आमादा है, लेकिन कुंभकर्ण को जगाने के लिए लड्डू होते थे, नगाड़े बजाए जाते थे। नहीं, भैंसा होता था। भैंसा होता था। लेकिन इस बार इनको जगाने के लिए नगाड़े बजा दिए गए हैं। विपक्ष से तो नगाड़े बजे हैं, लेकिन देश में जो चुनाव हुआ है जनता ने नगाड़ा बजाया है, उसके बाद भी ये होश में आए नहीं। लेकिन मैं उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि कांग्रेस के नेताओं की जब शक्ल मैं देखता हूं तो इनके कॉन्फिडेंस की कमी नहीं। कॉन्फिडेंस बात, ये जिद पर आमादा हैं, हारते जाएं, हम सुधरेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, हमारे लिए भी नतीजा बहुत उत्साहवर्धक नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी, बल्कि एक सबसे बड़े परिवार की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी। और मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं तो मैंने एक भविष्यवाणी की और मुझे लगता है कि बिना ज्योतिषी पढ़े हुए ज्योतिष विज्ञान, मुझे वो कहां से इनके शक्ल देखकर वो याद आया कि अगर ये जीत जाएंगे तो कहा जाएगा कि युवराज की जीत है, और अगर विजय प्राप्त नहीं हुई तो किसी न किसी नेता की बलि चढ़ेगी। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने उम्मीद थी कि ये इतने दिन तक तो कॉन्फिडेंस में जीते रहे। 206 मिला है, लेकिन रोब दाब 412 वाला। राजीव गांधी जी को वो अपार बहुमत मिला था, तब विपक्ष की बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी, तब भी विपक्ष की बात को नजरअंदाज करने वालों को 84 के बाद 89 आया था। आपको इतिहास याद रहता है, आजकल इनको इतिहास के नाम पर सिर्फ एनडीए की सरकार से तुलना करते हैं।
जब कुछ 2G का लाइसेंस देना हो तो कहते हैं कि एनडीए के टाइम में ये रेट था। तो नेहरू जी, इंदिरा जी के टाइम का रेट क्यों नहीं याद रखते? उसी रेट में दे देते। बहुत आपको, हमारा ही आदर्श आपको याद रहता, लेकिन आपको याद नहीं रहता। नेहरू जी के टाइम में एक जीप कांड हुआ था, तब नैतिकता के आधार पर निर्णय होते थे। आजकल नेहरू जी की तस्वीर तो आप लगाते हैं, लेकिन वो नैतिकता आपको याद नहीं रहती। दिक्कत यह है कि इस सरकार पर कल हेवी डोज राजनाथ सिंह जी ने दिया है। मैं छोटा डोज देने के लिए होम्योपैथिक वाला इलाज करने आया हूं, लेकिन असर नहीं होता। हमें भी चिंता होती है कि एक बड़ी पार्टी जिसके पास बहुत बड़ी विरासत है, जिसका झंडा भारत के झंडे से मिलता जुलता है, लेकिन लोग आपको पहचानने लगे। उपाध्यक्ष जी, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा जो हमारे नेता राजनाथ सिंह जी ने यहां पर कहा, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि आज ये सरकार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महंगाई को एड्रेस करती, ये सरकार ये अहद करती, ये अज़्म भरती कि हम किसी भी शर्त पर भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ करने में पूरी तरह ये सरकार नाकाम रही। और पहली बार ये कैबिनेट है, ये मैंने ये देखा कि मैंने सारे अभिभाषण को मिलाया है, लेकिन आखिर जरूरत क्या पड़ी? राष्ट्रपति जी की जबान से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लिया। किसने लिया? सबको पता है। मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, बालू जी आप भी साथ थे। तो कैबिनेट वो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पूरी तरह चर्चा करके, लेकिन इन्होंने पहली पारा में मेरी सरकार ईमानदार, यानी खुद से अपने ऊपर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वो सही कीर्ति आजाद साहब ने कहा कि अपने मियां मुट्ठू बन रहे हैं। आज काले धन के इशू पर इन्होंने एक शब्द, दो चार शब्द बोल दिया, कहा था कि व्हाइट पेपर लाएंगे, उसके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जिन इश्यूज पर भ्रष्टाचार पर इनको कदम उठाना चाहिए उस पर कुछ नहीं किया। शिक्षा के नाम पर कपिल सिब्बल जी इतने विद्वान हैं कि मैं उनका बहुत बड़ा, मैं राजनीति में जब पार्लियामेंट में नहीं आया था तब मैं एक बार पार्लियामेंट की कार्रवाई देखने आया था। तब मैंने कपिल सिब्बल जी को देखा था। वो रामास्वामी जी एक बड़े ईमानदार के सिंबल, कांग्रेस के लोगों ने उनको माना था, उन पर एक महाअभियोग चला था। और तब यहां पर से कपिल सिब्बल जी को दरवाजे के अंदर आने की तब इजाजत नहीं थी। वो करप्शन के वकील बनकर आए थे, यानी पहला कदम संसद के दरवाजे पर भ्रष्टाचार को डिफेंड करने के लिए वो आए, तभी उनकी पहचान बनी। और आज तो कांग्रेस को वकीलों की सख्त जरूरत है। ऐसे कई नेता वकील होते हैं, हमारी लीडर सुषमा स्वराज जी भी वकील हैं, जो हमारी नेता ही वकील हैं, तो हम नहीं, करप्शन का फेवर में सुषमा जी नहीं करेगा। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ लॉयर है लेकिन लायर नहीं है। काम करेगा। नहीं, लायर नहीं, हमारे यहाँ लॉयर है। अब पवन जी भी अच्छे वकील हैं। वकीलों की पूछ बहुत बढ़ गई, और पवन जी और हमारी नेता इकट्ठे पढ़े। शुरू के 1-2 साल तक तो पवन जी बहुत कोऑपरेट करते थे, बीच में सोहबत का असर हो गया था। जैसे कांग्रेस के लोगों का एरोगेंसी लेवल बढ़ रहा है, सरकार का जो एरोगेंसी लेवल है, मंत्री जो होते हैं उन समझ रहे परमानेंट बैठ गए। वो सीट परमानेंट नहीं है। हम इधर से देखते हैं तो हमें याद आता हम भी वहां बैठे, और इधर की सीट को याद रखेंगे तभी उधर बैठ पाएंगे। लेकिन कपिल सिब्बल साहब के पास अपार मंत्रालय, जो जितना बड़ा वकील उसको उतना बड़ा मंत्रालय। सलमान खुर्शीद जी वकील हैं,
उनको एक मंत्रालय माइनॉरिटी अफेयर, उस पर मैं आऊंगा, कोई काम नहीं था, एक और मंत्रालय देना पड़ा उसमें। सिब्बल साहब के पास भी बहुत काम, 2G स्पेक्ट्रम में उनको 0 लॉस दिखा था। और उसके बाद उनके पास शिक्षा का भी मंत्रालय है। वो शिक्षा की जब भी बात करते हैं तो भारतीय शिक्षा प्रणाली को कैसे बर्बाद करना है, इसकी पूरी तैयारी उनके पास है। उससे ज्यादा तैयारी किसी के पास नहीं। और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं देखता हूं कि जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उनके पास लोग एडमिशन के लिए आते हैं। आम आदमी के बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा। दिल्ली में कांग्रेस सरकार के संसदीय सचिव है मिस्टर, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, लेकिन उनके सिफारिश पर दिल्ली में फर्जी सर्टिफिकेट पर एडमिशन हुआ अपनी बेटी का, और लिख के भेजा कि मैं ये 2 नाम भेज रहा हूं, इस पर आप एडमिशन कर लें। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है कोई दिल्ली सरकार के अंदर तो नहीं है, ये तो कपिल सिब्बल साहब के मंत्रालय के अंदर है, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वहां पर जब कांग्रेस के संसदीय सचिव अपने बेटी का एडमिशन फर्जी सर्टिफिकेट पर करवा रहे हैं तो इस स्टूडेंट्स के मन में किस तरह की फीलिंग होगी। आज दिल्ली के अंदर उन पर मुकदमा कायम होना चाहिए, कोई मुकदमा नहीं हो रहा। सिर्फ बच्चे का जब वो सर्टिफिकेट जाकर उड़ीसा से चेक कराया गया ओपन यूनिवर्सिटी से, तो लिख कर आया कि वो फर्जी सर्टिफिकेट, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज शिक्षा के क्षेत्र में और राष्ट्रपति जी से लिखवा रहे हैं कि ईमानदार सरकार, कम से कम राष्ट्रपति जी का के जबान से ऐसी बात मत कहलाइए, अपने आप खड़े हो जाइए। अभी आपके वक्ता खड़े होंगे, खुलकर बोलिए मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार। ढिंडोरा पीटिए, लेकिन पब्लिक है ये सब जानती है आप क्या कर। और इसलिए मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि शिक्षा को भी पूरी तरह से आपने बर्बाद करने का काम किया है। शिक्षा में भी वहां 2G में तो 0 लॉस दिख रहा था, यहां पूरा 0 लॉस हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो मंत्रालय में सिब्बल साहब जाएंगे वहां पर कुछ होने वाला नहीं। वो हमारे यहाँ बिहार में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि इसको मोतिहारी में बनाइए, लेकिन उनको मोतिहारी में नहीं बनाना, यहां से टर्म डिक्टेट कर रहे हैं कि नहीं मोतिहारी में नहीं बनेगा, जो सिब्बल साहब कहे न खाता न बही, जो सिब्बल कहे वही सही, ये नहीं चल सकता। और गया हमने महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के नाम पर वो चंपारण में अगर वो विश्वविद्यालय बनना है तो जानबूझ के उसमें दिक्कत पैदा करनी। और गया मिलिट्री की जमीन लेना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके उपाध्यक्ष जी बहुत आदर से कहना चाहता हूं कि बिहार के साथ ये अन्याय बंद करना चाहिए। जहां तक मैं एक छोटा सा विषय है जो मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। आपने बड़ी बड़ी स्कीम बना ली है। आज सरकार की हालत यह है कि पहले जब सरकार UPA 1 बनी थी तो 200 करोड़ रुपया रोज का कर्ज लेती थी और घी पीती थी। अब 1200 करोड़ कर्ज लेकर घी पी रही। सरकारी खर्चा बढ़ता जा रहा है। आज देश में कहते हैं कि आर्थिक मंदी है। थरूर साहब बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि विदेश में बड़ा नाम है अपने प्रधानमंत्री जी का। मैं भी उनकी बड़ी आदर करता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन विदेश के नाम पर बड़े खुश होते हैं आप लोग। विदेश में बड़ी इज्जत है, विदेश में बड़ी इज्जत है आपकी। उत्तर प्रदेश में इज्जत है नहीं, ये गोवा में इज्जत है नहीं। इज्जत क्या होती है? राजनेता की इज्जत होती है वोट से, कि आज आपकी सरकार के खिलाफ ये मिनी चुनाव में आपके खिलाफ ये वोट गया है, आप कह रहे हैं आप अपना हाल देखिए। और उत्तराखंड संसदीय कार्य राज्य मंत्री देखिए, डबल ड्यूटी करना पड़ रहा है पवन बंसल जी। इनके संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, वो कहीं रावत जी विद्रोह का बुल है, बगावत का ऐलान है। और आप उस एक सीट ज्यादा जीत गए थे, बड़े खुश हो रहे थे। अब 18-20 लोग यहीं बैठे, ओथ में कोई गया नहीं। अब एक मणिपुर जाइए,
आप मणिपुर में जाके जितना जश्न मनाना है, होली खेलना है, वहीं खेल के आइए। मनी लूट के लिए आएगा। आपका मनी से बड़ा रिश्ता भी रहा है, मनी माइंडेड पार्टी हो गई आपकी। तो जाइए मणिपुर में, वहां की जनता ने आपको वोट दिया है, हम आपको मुबारक हो, क्योंकि जो जनता आपको मदद करती है उसको तो चाहे छोटा स्टेट हो या बड़ा, लेकिन आपको सिर्फ मणिपुर में ही एक बहुमत मिला। मैं आपके सामने दो बातें जरूर रखना चाहता हूं। आप तो अल्पसंख्यकों के लिए दुबले होते जा रहे, वजन घट रहा है आप लोगों को। अल्पसंख्यक जो नहीं मांगता है वो भी दे देते हैं। कोई आपसे आजादी के 63 साल बीत गए, आपने सच्चर कमेटी बना दी थी यूपी के चुनाव के ठीक पहले, और यूपी के चुनाव के ठीक पहले आपको अल्पसंख्यकों की याद सताती। कितना काम करें आप, कितना पानी डालें आप, कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए उल्टा घड़ा है। जितना पानी डालेंगे एक बूंद अंदर जाने वाला नहीं है। लोग आपको पहचान चुके हैं। आपके यहां कहा गया था यूपी के लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता, देखिए कितना गुस्सा आया आप पे। ये गुस्सा आया आप ही पे, को मान लिया। और आपका वो जो गुस्सा है वो दिखा दिया, वोट के जरिए दिखा है। अब बैंड बाजा बारात तो कैसे निकला है वो पता, लेकिन आज एक तरफ आप कहते हैं कि लोकपाल बिल पास करेंगे, यहां से 272 का आंकड़ा है कि नहीं। मैं जब भी इधर से देखता हूं तो ये सीट खाली नजर आती है। मुझे कई बार लगता है कि इससे ज्यादा तो हम इधर बैठे हैं, फिर ये हुकूमत में कैसे। और एक बार आजमा भी लिया, अभी भी ज्यादा खुश मत होइए, कहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे ही ना आजमा ले हम आपको। ज्यादा इतना ही खुश होना चाहिए जितनी खुशी बरकरार रह जाए। लेकिन आप 272 तो लोकपाल पर जमा नहीं कर पाए, वो तो आपके लोगों का बहुत बड़ा सपना था। यहां 272 जमा नहीं कर पाए, कमजोर लोकपाल बिल लेकर आए और पार्लियामेंट से रात में भाग गए, राज्यसभा से। यानी पूरी दुनिया में भागते हुए नेता पहली बार देखे हमने। आधी रात को ये आजादी मिली थी, आधी रात को, और आज आधी रात में देखा मैंने, एक दिन वो था जब आजादी का आधी रात में जश्न मनाया जा रहा था, और एक दिन वो देखा जिस आधी रात में इस लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, वो भी आपने किया। आपने अंधेरी रात में डाका मारा है लोकतंत्र पर। ये जिस तरह से पार्लियामेंट को, राज्यसभा को एडजर्न किया गया, ये देश की जनता इसको माफ नहीं करेगी। आप ये मत समझिए ये पब्लिक कुछ समझती नहीं। लेकिन आज मैं मंत्री जी बात नहीं सुनना जी। अब आप मंत्री हैं, पीएमओ के सीएस होंगे, आप तो किसी का कार्यक्रम जाएगा नहीं तो इनका जाएगा। वादे जी जितना मुझे डिस्टर्ब करते हो उतना टाइम कांग्रेस में से काट लीजिए। अपना नहीं, पीएम का ख्याल रखिए नारायण साहब, वो कुछ नहीं बोलते। इस देश में उपाध्यक्ष जी उसी पर बोल रहे हैं। आप नए आए हैं, अभी थोड़ा सीखना पड़ेगा, अभिभाषण पे ही बोल रहे हैं। बहुत हम पुराने आदमी हैं। नहीं, हम मियां जी पुराने आदमी हैं, 3rd टर्म एमपी हैं। थोड़ा सा लोकतंत्र में आप मेरी उम्र पे मत जाइए, उम्र कम है लेकिन बड़ा अनुभव वाला व्यक्ति है। अभी नहीं, मैं बड़ी माननीय सदस्य इधर आसन तरफ देखिए, उधर मत देखिए, इधर। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि जब चुनाव आता है तो हमारे कौम की याद आपको बहुत सताती है। हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा, इसमें क्या शक है। अगर आज हिंदुस्तान का मुसलमान का साक्षरता दर जो है वो औसत से भी कम है, अगर स्कूल में जो ड्रॉप आउट है वो सबसे ज्यादा है, अगर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में भी 6% और सिर्फ 4% अगर हिंदुस्तान का मुसलमान ग्रेजुएट है तो 8% कहां से IAS हो जाएगा। अगर
आईआईटी में 2% से भी कम पहुंचता है। और आज उसकी हालत ऐसी क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि आजादी के बाद जब आपको मुल्क में हुकूमत का मौका मिला तो आपने उसको सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया। अगर आपने जब 3/4 बहुमत थी राजीव गांधी जी की, तब तो आपने तकदीर अपने हाथ से नहीं लिखी। आज तो आपका पता ही नहीं है कौन से इशू पे बहुमत है, किस पे नहीं है। एनसीटीसी कल हमारी नेता बोलेंगी तो मैं उन्हीं के लिए वो छोड़ता हूं, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर पर और कई विषय पर तो आपके पास बहुमत है कि नहीं है ये पता नहीं, लेकिन आप आरक्षण में आरक्षण दे रहे हैं। आज उनको पढ़ाने का इंतजाम हमने किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय किया कि हिंदुस्तान की अकलियत को पढ़ने का मौका देंगे, तो 10th 5 ईयर प्लान में हमने कहा कि सबको शिक्षा देंगे। सर्व शिक्षा अभियान हम लोगों ने शुरू किया। आपकी तरह नहीं किया कि मेन बजट में से थोड़ा सा काट लीजिए अल्पसंख्यक शिक्षा अभियान। हमने कहा कि सारे बच्चे स्कूल जाएं। हमने सड़कें बनाई तो ये पता था कि अकलियत के मोहल्ले इकट्ठे रहते हैं, तो 500,000 की आबादी को सड़क मिले, तो हमने अल्पसंख्यक सड़क योजना नहीं बनाई। हमने सबकी फिक्र की थी। और आज आप आरक्षण में आरक्षण देने की बात करते हैं। आज उनके लिए कोई फिक्र तो है नहीं। जब चुनाव आता है जानबूझकर ऐसा काम करेंगे जो कोर्ट में जाकर स्टे हो जाए और उनके बीच में जाएंगे नहीं। उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अकलियतों ने अब आपको पहचान लिया, आपको जान लिया। जब आप उनसे मिलते हैं तो वो अपना जेब तलाशते हैं कि इनके गले मिलने में कहीं मेरा कुछ चला तो नहीं गया। जब अकलियत के लोगों को याद है, वो उत्तर प्रदेश याद है उनको। जब आप कहते हैं 22 साल पुरानी हुकूमत, तो उनको मेरठ याद आता है, वो मलियाना याद आता है, उनको मुरादाबाद में ईदगाह पर जो आपने गोली चलवाई थी वो याद आता है, उनको हिंडन नदी के किनारे जिस तरह से आपकी सरकार में जब राजीव गांधी जी यहां थे, वीर बहादुर सिंह जी थे, तब कैसे अकलियत के नौजवानों को गोली से भून दिया गया था, वो उनको याद आता है। आज तक आपने न्याय नहीं दिया, फिर आप उनको डरा रहे थे। 22 साल पहले क्या दूध की नदियां बह रही थी। और आपके राज में, मैं तो यहां से सांसद हूं भागलपुर से, उस भागलपुर में आपके राज में कितना बड़ा फसाद हुआ था, और आज मैं वहां से सांसद हूं, हमने वहां मोहब्बत का कमल खिलाया। आपके जमाने में अंगारे बरसते थे, तो आप हिंदुस्तान में करीब 37,000 दंगे जिसके राज में हुए हों, वो पार्टी अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती। एक सेक्युलरिज्म का एक लेबल अपने ऊपर चिपका लिया है। और आपने आज तक अकलियतों के लिए कोई काम नहीं करना, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं करना, ऐसी स्थिति पैदा कर देना कि जो सामाजिक समीकरण देश में बना, जो पिछड़े, जो अकलियत के लोग, जो दबे कुचले लोग मिलकर रहते हैं, उनके बीच में भी झगड़ा करा, ताकि झगड़ा होगा तो 2 लोग झगड़ा करेंगे तो बीच में हम मजा मारेंगे। हम लोग जानते हैं आपकी पॉलिसी को अच्छी तरह से। आपको तो एक ही याद होता है, गुजरात। जब भी बात कीजिए तो गुजरात, जैसा लगता है कि आपका जब कांग्रेस का राज था तो उसमें गुजरात में कभी दंगे नहीं हुए। आपको एक ही याद है, अरे दंगों की एक दंगे 2002 में हुए तो उसकी गाली कितनी बार देंगे। 2002 की गाली दीजिए, लेकिन 2002 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ तो उसकी ताली भी हमको दीजिए। याद कीजिए, गुजरात में अंग्रेज के जमाने से अभी तक हर साल दंगे होते थे। तो जब दंगे होंगे तो बीजेपी जिम्मेदार, और नहीं होंगे तो आप अपनी पीठ थपथपा लेंगे। आज इस देश के अंदर लोगों ने तय कर लिया है, हिंदू और मुसलमान, आज जात पात और धर्म के नाम पर लोग लड़ने वाले नहीं। प्लीज 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 प्लीज, किसी का नहीं जाएगा, 100 दिन का जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। इसलिए आज जाकर देखिए, प्लीज प्लीज, बच जाइए, हो गया, अरे हो गया, बच जाइए। खड़े ना होते, अगर ये, मैं इनका धन्यवाद करता हूं उपाध्यक्ष जी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मेरी याददाश्त और ताजा कर दी। मैं आपको राजस्थान के गोपालगढ़ लिए चलता हूं। वहां गोपालगढ़ में, राजस्थान में, अशोक गहलोत की सरकार में, वेस्टर्न यूपी में, वहां पर 12 अकलियत के नौजवानों को राजस्थान पुलिस ने गोली मार दी, और उनको राहुल गांधी गए थे
आज तक न्याय कृपया नहीं बैठ मिला। जाइए, क्या बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपने मलियाना के कृपया नौजवानों को बैठ न्याय जाइए। नहीं दिया? अरे बैठ जाइए, और बैठ जाइए, बैठ जाइए बोल रहे हैं। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। गोपालगंज उपाध्याय जी, ये आपके नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं, ये अनियंत्रित हो रहे हैं, ये सत्ता के मद में शराबोड़ छूट। अरे बैठ जाइए, अभी तो चुनाव हारे हैं, अभी गुजरात में फिर हराएंगे आपको। बैठिए, किसी का नहीं जाएगा, सिर्फ इनका जाएगा। आएगा, फिर से बढ़िया से हराएंगे आप। वहां भी उपाध्यक्ष जी, इनका समय काटिए। प्लीज 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 बैठ जाइए, बैठ जाइए। उपाध्यक्ष जी, अकलियत का दर्द देखने हम गए। सबसे पहला डेलीगेशन इस पार्लियामेंट में जब गोपालगढ़ में अकलियत के नौजवानों को मारा गया, तो हमारी नेता सुषमा स्वराज जी ने हमारी क़यादत में एक डेलीगेशन भेजा, जिसमें मैं था, जिसमें हमारे राजेंद्र अग्रवाल थे, हमारे मेघवाल थे। अरे गोपालगढ़ का ताजा ताजा सुनिए ना, ताजा वाला, ताजा खबर, ताजा खबर, ताजा खबर। प्लीज ओवैसी साहब नहीं जा पाए, आप भी हो आइए। हमारा हो गया ना, आप जाएंगे। और भाई एक ही बात, हम लोग गए, आप ही को रिप्रेजेंट करेंगे। उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करने वाला। मैं प्लीज प्लीज विजय वाइडो से वादा कर चुका हूं कि मैं 20 मिनट ही बोलूंगा। हमारी नेता का जो आदेश होता है, वो हम कांग्रेस के नेता नहीं है जो उत्तराखंड में बगावत करते हैं। हमारी नेता का जो आदेश है हम वही मानते हैं। उत्तराखंड में क्या हुआ? प्लीज 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 उपाध्यक्ष जी, ये गिरिराज मंत्री जी बैठे हैं राजस्थान के। अरे आपको मंत्री बनाएगा नहीं, बिना बात के खड़े हो जाते हैं। आपको मंत्री नहीं प्लीज प्लीज बनाएगा। बैठ जाइए। ये लोग 2 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाते। अरे ये लोग 2 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाते हैं। मुसलमान माइनॉरिटी को 2 ही बनाते हैं, आपको नहीं बनाएंगे। बिना बात का आप हल्ला करते हो, कुछ होना नहीं है। उपाध्यक्ष जी, हम लोग गए थे डेलीगेशन लेके, वहां हम मदरसे में गए, मेघवाल जी थे, राजेंद्र जी थे, हम लोग गए वहां, उनका दर्द जाकर सुना। हम उस मस्जिद में गए, पहली बार उपाध्यक्ष जी, मैं हाजी आदमी हूं, सच बोलता हूं। और उपाध्यक्ष जी, जब हम उस मस्जिद में गए तो राजेंद्र अग्रवाल जी ने देखा राजस्थान की पुलिस जूते पहनकर मस्जिद में बैठी। मैं राजेंद्र अग्रवाल जी को सैल्यूट करता हूं। इन्होंने उसी वक्त कहा, निकलो बाहर, ये मस्जिद और इबादत गाह में जूते पहनकर नहीं आते इन्होंने। और वहां से बाहर गए। पहली बार मैंने इंसान को गोली से छलनी देखा था। लेकिन कांग्रेस के राज में, जहां केंद्र में भी आपकी हुकूमत, राज्य में भी आपकी हुकूमत, शांति धारीवाल आपका गृह मंत्री, उसके और अशोक गहलोत की हुकूमत में मस्जिद को मैंने गोली से छलनी देखा, मस्जिद के अंदर खून देखा था। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वहां के गृह मंत्री इतना दबाव बनाया कि विभाग तो बदल गया, लेकिन उनको हटा नहीं सके। और आज आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं। गोपालगढ़ के अगल बगल के वेस्टर्न यूपी में, चाहे आप कितने बड़े बड़े नेता को पकड़कर अपनी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को राज्यसभा से लेकर आप राज्यसभा से रिजाइन कराकर आप ले आए थे, लेकिन वेस्टर्न यूपी के लोगों को याद था, ये वही कांग्रेस है जो मलियाना कांड करती है, ये वही कांग्रेस है जो गोपालगढ़ कांड करती है, ये वही कांग्रेस है जो भागलपुर कांड करती है, ये वही कांग्रेस है जिसके दौरे इख्तदार में आजादी के 63 साल बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को हाथ फैलाने पर मजबूर करने वाली ये वही कांग्रेस है। इसलिए आपका असली चेहरा लोग आप टोकिएगा तो और बताऊंगा पूरा खोल के। बैठ जाइए। अरे बोलने दीजिए, आपको मिलेगा मौका तो बोलिएगा। इनकी अरे आपको मौका मिलेगा तो बोलिएगा, बैठ जाइए ना। थोड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। ये कह रहे हैं आपने सांप्रदायिक स्वार्थ पे बोला तो मैं उस पर बोल रहा हूं। बैठ जाइए। अरे हमारे यहाँ पहली बार जीत के आए निशिकांत जी, कितना बढ़िया बोलते हैं। आप लोग जीत के आए हो, थोड़ा सीखो भाई, थोड़ा ट्रेनिंग लीजिए। बड़े लोग बैठ जाइए, क्लासेस दीजिए। आप बहुत बोल रहे हैं, बैठ जाइए। इनको क्लासेस की जरूरत है।
अरे अरे मंत्री बैठ नहीं जाइए, बनाएंगे बैठ जाइए, बोलेंगे ना। आप आया समय तो आप बोलिएगा ना। मंत्री नहीं बनिएगा, बैठिए। आप। हारून आप लोग साहब जब आएंगे तो बनाएंगे। बोलिएगा आप लोग भी। हम लोग पैरवी कर रहे हैं। उपाध्यक्ष जी अब किसी का नहीं जाएगा। टोकेंगे तो और बोलूंगा, मैं बता रहा हूँ। पूरा है, अभी खोलूंगा मैं। उपाध्यक्ष जी मैं पूरी पोल खोलूंगा इनकी है। ज्यादा टोकेंगे तो ज्यादा बताऊंगा, टोकिए मत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। बैठ जाइए, रेकॉर्ड में नहीं जाए किसी का। बैठ जाइए। अभी कोई नहीं, यूपी में बहुत बुरा हालत हुआ तो क्षेत्र में बता। उपाध्यक्ष जी मैं अब ज्यादा नहीं बोलता हूँ। इतना बढ़िया भाषण हो रहा है, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कीजिए। नहीं है तो कागज दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। खाने के बाद देखिए बेनीराव कितना अच्छा हो गया। प्लीज प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। उपाध्यक्ष जी अरे इनको क्या हो गया, इनको सीट पे भेजिए। आप बैठ ये जाइए, सीट भी नहीं है इनकी। उपाध्यक्ष जी देखिए फिर बोल रहा है। असल गुजरात के चुनाव में इनको हार की आहट आ रही है, अभी से ही नाराज चल रहे हैं। वहां बीजेपी फिर जीतेगी ज्यादा वोट से, आप चिंता मत कीजिए। उपाध्यक्ष जी मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। आपको बहुत दिक्कत है तो मैं ऐसे काफी कुछ लाया था आपके लिए, लेकिन छोड़ देता हूं। अगली बार किसी और मुद्दे पर आपको पकड़ूंगा, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी आपको आईना दिखाने से। उपाध्यक्ष एक बार भी टोकते ही रहते, कंटिन्यू देखिए। उपाध्यक्ष जी पिछली बार मैं वक्फ की जायदाद का मुद्दा यहां पर उठाया। ये माइनॉरिटीज वेलफेयर की आप बात करते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कहूंगा कि आप नया वक्फ एक्ट बना रहे हैं। आप जो वक्फ की जायदाद है वो अक़लियतों को दे नहीं रहे, उन पर जो सरकारी कब्जे है वो हटा नहीं रहे। आप अक़लियतों पर एहसान बंद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जब अक़लियतों के लिए काम करती है तो आपकी तरह हम एहसान नहीं, अब अपना फर्ज और जिम्मेदारी मानकर काम करते हैं। जो एनडीए रूलिंग स्टेट है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हमारे किसी झारखंड हो, कहीं भी आप चले जाएं, हमने अक़लियतों के लिए क्या काम किया है हमसे डायरेक्ट मत लीजिए, क्योंकि आपको बुरा लगेगा, शर्माएंगे भी। तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। तो जो हम कर रहे हैं उसी की नकल कर लीजिए। कम से कम अक़लियतों को बहकाना छोड़िए। और मैं अपनी बात, क्योंकि मैं भागलपुर से हूं, वहां बड़ी तादाद में बुनकर है और वो आप ही के सताए हुए हैं। जो भागलपुर राइट हुआ था 89 में माननीय राजीव गांधी जी के दौरे इख्तियार में, जो देश का सबसे बड़ा दंगा था, उसके बाद उनका काम जो है वो बहुत बर्बाद हुआ है। तो बुनकरों के लिए आज बुनकर पूरे देश के बर्बाद है। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था, तो हमने बुनकर क्रेडिट कार्ड बनाया। आज उसकी हालत भी बहुत खराब है। आप क्लस्टर अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन जो नेता आपको नजदीक नजर आते हैं अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। जितने बुनकर हैं, चाहे वहां चुनाव ना हो रहा हो, उनको भी दीजिए। अब यूपी की चिंता हो रही है, बुनकर बिहार में भी रहते हैं, झारखंड में भी रहते हैं, वो आंध्र प्रदेश में भी रहते हैं, कर्नाटक में भी रहते हैं। जहां जहां बुनकर हैं सबकी आपको फिक्र करनी चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए। आखिरी बात मैं कहते हुए, क्योंकि आपने सबकी चिंता की है, मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट पर बोलते हुए 2 मिनट हम अपनी बात को समाप्त करते हुए कि आज रेल का तो किराया अभी अभी बढ़ाई दिया आपने 3 पैसे 5 पैसे। समझ रहे हैं कि हम ही लोगों के समझ में नहीं आता। 20% रेट बढ़ा है। 20% पहले ही बढ़ा दिया। वो तो रेल बजट पर जब चर्चा होगी तो हमारी तरफ से बात आएगी, लेकिन अभी ये आंखों में धूल झोंकना बंद कीजिए। ये 3 पैसे 5 पैसे 10 पैसे करके रेल का किराया बढ़ गया। और आज रोड का ये हालत है कि जिस तरह कोल लिंकेज पर हल्ला हुआ है, अगला हल्ला रोड पर भी होने वाला है, क्योंकि जो एनडीए रूलिंग स्टेट है उसके साथ अन्याय हो रहा है। आज जैसे हमारे यहाँ बिहार में कोल लिंकेज नहीं हल्ला हुआ, बिहार में 1000 करोड़
एनएच का बिहार ने खर्च किया उसका पैसा नहीं दे रहे। आज बिहार के अंदर प्रधानमंत्री सड़क में पैसा नहीं जा रहा। आज मध्य प्रदेश में नहीं दे रहे, गुजरात में नहीं दे रहे, हिमाचल में नहीं दे रहे हैं। अगर आप भेदभाव करेंगे तो देश की आवाम आपको कभी माफ नहीं करने वाली। आपने इसमें राष्ट्रपति अभिभाषण में टाइगर प्रोजेक्ट की चिंता की। पूरे देश में रिवर डॉल्फिन है तो वो मेरे क्षेत्र भागलपुर में, तो रिवर डॉल्फिन को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट चलना चाहिए उस पर नहीं ध्यान दे रहे, क्योंकि शाहनवाज हुसैन भागलपुर से एमपी है, इसलिए मेरे से अदावत है तो रिवर डॉल्फिन से भी आपकी अदावत हो गई। ये मेरे समझ में नहीं आता। थोड़ा बड़ा दिल रखिए। इसलिए मैं विक्रमशिला की बात हम बराबर उठाते रहते हैं। ये विक्रमशिला हम गए थे पाकिस्तान, अभी विक्रमशिला वहां हमने तक्षशिला देखा, कितना उन्होंने मेहनत किया, और हम कहते हैं विक्रमशिला पे काम कीजिए। तो नारायण स्वामी जी का विभाग बदल गया, लेकिन कोई काम विक्रमशिला पर आपने नहीं किया। विक्रमशिला में भी जिस तरह नालंदा है, तक्षशिला, उस तरह विक्रमशिला। अब मेरे से अदावत है तो विक्रमशिला से भी आपकी अदावत, एनडीए से अदावत है तो बिहार से भी आपकी अदावत। ये चलने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन ये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ऐसा काम मत कीजिए, जागने का काम कीजिए। वक्त आ गया है जागने का, नहीं तो आपको जगाने के लिए आपके एलाइज बैठे हुए हैं जिनका कितना बुरा हाल कर रखा है। डीएमके आपके साथ है, उसकी भी आप डीएमके साथ भी है, उनका साथ भी ले रहे हैं और उनको तंग भी कर रहे हैं। एनसीपी साथ है, उनका साथ भी ले रहे हैं, तंग भी कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस साथ है। आज बंगाल के अंदर जो उनको पैसा चाहिए, बंगाल को बजट नहीं दे रहे हैं आज, क्योंकि आज फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं। इसलिए राजनाथ सिंह जी के हेवी डोज के बाद ये मेरा जो होम्योपैथिक वाला डोज था, इससे कम से कम आप जागने का काम करेंगे, यही उम्मीद के साथ आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। जो माननीय सदस्य लिखित भाषण जमा करने चाहते हैं तो जमा कर